हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त बीके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा दा इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। ठीक है, जिसका पहला पार्ट घरेलू वैद्युतिक उपकरण जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस पर क्लिक करके भी आप सीधे उस पार्ट 1 पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने कई प्रकार के घरेलू उपकरण जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। प्रेस, हीटर, ठीक है, और जो पंखा होता है, फ्रिज होते हैं, गीजर होता है, इनके बारे में कई प्रकार के उपकरण हमने वहां पर पढ़े। तो आज हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। जो हमारे उपकरण कुछ रह गए हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। इस चरण में पहला जो उपकरण हमारा आता है वो आता है हमारा वॉशिंग मशीन। ठीक है, देखिए वॉशिंग मशीन अधिकतर सभी घरों में होती है, जो आजकल हम कपड़े धोने में जहाँ पर जिसका उपयोग करते हैं। ठीक है, गंदे कपड़े होते हैं उनको धोने के लिए और सुखाने के लिए भी हम उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार की युक्तियां होती है, सुखाने की भी होती है और धोने की भी होती है। ठीक है, आजकल तो मार्केट में कई प्रकार की वॉशिंग मशीनें आ गई हैं। तो हम थोड़ा सा बेसिक से चालू करते हैं कि कितने प्रकार की वॉशिंग मशीन होती है। देखिए, प्रायः जो वॉशिंग मशीन होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी साधारण, या इसको मैनुअल भी बोलते हैं। कौन सी मशीन होती है? साधारण मशीन होती है, मैनुअल मशीन होती है। दूसरी होती है हमारी अर्धचलित मशीन, स्वचालित, और एक होती है पूर्ण स्वचालित मशीन। देखिए, हम जब दुकान पे वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं तो हमें वो 2 प्रकार की मशीन दिखाता है। ठीक है, एक दिखाता है हमें वो सेमी ऑटोमेटिक, बोलते हैं ना कि ये सेमी ऑटोमेटिक, और होती है एक फुली ऑटोमेटिक। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? देखिए, साधारण मशीन जो होती है और जो अर्ध स्वचालित मशीन होती है, ये दोनों सेम ही होती है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, देखिए जो मशीन ये आपको चित्र यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इस मशीन के ये पार्ट्स आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है? इसमें एक तरफ ये होता है, क्या इसको क्या बोलते हैं हम? ये हमारा टप होता है। क्या होता है? टप होता है। इसी के अंदर क्या होता है? पल्सेटर लगा होता है नीचे। ठीक है, और इसके अंदर हम पानी भर करके क्या करते हैं, वहां पर उसको चलाते हैं। तो इसमें जो पानी और सर्फ डाला, इसको घुमाया, बटन चालू करी और ये चालू हो गया। ठीक है, इसके साइड में आपको दिख रहा है वो है ड्रेनर, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको? स्पिनर। ठीक है, उसको स्पिनर बोलते हैं। उसके अंदर हम कपड़ों को सुखाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कपड़ों को धो लिया, हल्का सा निचोड़ करके उसमें डाल दो और उसको चला दो, तो उसमें क्या होता है? वो घूमने लगता है और उसमें पानी जो होता है वो सोख लेता है, बाहर निकालता, कपड़े को सुखा देता है। तो देखिए, यहाँ पर हम जो सेमी कंडक्टर मशीन है, इसके जो कुछ पार्ट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें पल्सेटर होता है, जो कि जो हमारा जो टप होता है ना, उसके अंदर नीचे घूमता है ना जो पार्ट्स, उसको हम पल्सेटर बोलते हैं। ठीक है, वो दोनों दिशाओं में घूमता है। एक तो सीधी क्लॉकवाइज भी घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है कि इस प्रकार की सिंगल फेस स्क्वायरल केज मोटर होती है। कौन सी होती है? सिंगल फेस की होती है वो, उसको स्क्वायरल केज मोटर बोलते हैं। स्क्वायरल केज मोटर। कौन सी? स्क्वायरल केज, यानी कि गिलहरी के पिंजरे के समान उसकी आकृति होती है। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी, केज यानी पिंजरा। ठीक है, तो स्क्वायरल केज का मतलब होता है कि पिंजरे के आकार के समान की उसमें एक मोटर होती है, जो कि क्या होती है? सिंगल फेस की होती है। ठीक है, और वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। ठीक है, CSCR। अगर ये एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए कि CSCR मोटर कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर वहां पर हम प्रयोग करते हैं इन सेमी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यार दोनों दिशाओं में किस प्रकार से घूमती है? ठीक है, कब थोड़ी देर के लिए इस तरफ घूमने लगती है, थोड़ी देर वापस तरफ घूमने लगती है। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई गोल डिस्क अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के आस अंदर अगर घूम रही है, और अगर मैंने न्यूट्रल और फेस, ठीक है, न्यूट्रल और फेस इन दोनों को अगर मैंने एक्सचेंज कर दिया, इसमें न्यूट्रल दे दिया, ठीक है, ये फेस था, इसको मैंने न्यूट्रल दे दिया और इसमें फेस दे दिया, तो इस डिस्क की घूमने की दिशा इस तरफ थी, तो अब किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ। यानी कि अगर मैं किसी डिस्क के घूर्णन करने पर अगर न्यूट्रल और फेस के टर्मिनल को आपस में एक्सचेंज कर दूं, ठीक है, सिंगल फेस की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर सिंगल फेस में अगर एक्सचेंज कर दूं, तो मेरी डिस्क जो ये घूम रही थी, ये डिस्क अगर इस क्लॉकवाइज घूम रही है, तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी, उसकी दिशा भी परिवर्तित होगी। ये भी आपको नोट करके रखना है। तो यही सिद्धांत इस सेमी ऑटोमेटिक मशीन में भी कार्य करता है।
इसमें एक ऐसी युक्ति लगी होती है, ऐसी डिवाइस लगी होती है जो उतने, देखिए उस पर टाइमर सेट होता ना, हम जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार के इसका रोटरी स्विच लगा होता है, उस पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखा होता है। हम जितने मिनट के लिए, जितने सेकंड के लिए उसको सेट करते हैं, 2 सेकंड के लिए करते हैं, तो उतनी देर के लिए वो क्लॉकवाइज घूमता है और उतनी देर के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसमें एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो उसको इस प्रकार से घुमाती है, ठीक है। इसके देखिए ये जो स्क्वायरल केज मोटर है ना, इसमें वाइंडिंग भी दो प्रकार की वाइंडिंग भी, ऐसी मोटर भी आती है इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, ठीक है। एक होती है क्लॉकवाइज वाइंडिंग, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग। तो देखिए सेमी जो हमारी मोटर जो होती है मशीन, ठीक है, सेल्फ जो मशीन होती है, इसमें इस प्रकार की मोटर का ही उपयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है कि ये जो मशीन होती है, ये मशीन एसी और डीसी दोनों की ही आवश्यकता होती है, ठीक है। इस प्रकार की मोटर में, किस प्रकार की, इस प्रकार की मोटर में इसमें क्या है, कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है, कार्बन ब्रश होते हैं। और यहाँ पर हम सप्लाई तो इसको एसी देते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो रेक्टिफायर के माध्यम से उसको डीसी में बदल दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है, जो इसके अंदर जो ये डिवाइसेस लगी होती है ना, जो इसको दोनों दिशाओं में घुमाती है और कई प्रकार के डिवाइस, वो डीसी पर ही कार्य करती है, इसलिए हमें वहां पर डीसी की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए कुछ जो पार्ट्स होंगे वो इस साधारण मशीन से मिलते जुलते ही होते हैं, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें स्क्वायरल केज प्रकार की कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कार्बन ब्रश, कम्यूटर वगैरह सब कुछ होता है इस प्रकार की मोटर में, ठीक है। देखिए स्क्वायरल केज प्रकार की मोटर का चित्र भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप चित्र देख लीजिए। ये स्क्वायरल केज प्रकार की कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन प्रकार की मोटर ये आपको दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए इसमें जो डिवाइस लगी होती है वही इसको कुछ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाती है। देखिए सिद्धांत वही है, जिस प्रकार से हम हाथों से कपड़े धोते थे ना, इस प्रकार से निचोड़ के, तो इसमें भी क्या होता है, क्लॉकवाइज जब घूमती है तो वो एक प्रकार से निचोड़ती है कपड़े को, और एंटी क्लॉकवाइज में फिर उसको दूसरी तरफ से निचोड़ती है, ठीक है। तो कार्य वही है उस प्रकार की मोटर का। इसीलिए जो सेमी कंडक्ट जो मोटर होती है हमारी, सेमी ऑटोमेटिक मोटर होती है, उसमें स्क्वायरल के प्रकार की सिंगल फेस मोटर होती है, CSCR उसके अंदर मोटर होती है। उसके अंदर एक ऐसी प्रचालन युक्ति लगी होती है जो कि इसको दोनों तरफ घुमाती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अधिकतर इसको क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है। रेक्टिफायर मोसफेट वगैरह जो होते हैं ना, उसके अंदर इस प्रकार के मैं बताऊंगा आपको। इस प्रकार की जो मशीन, पूर्ण स्वचालित मशीन जो होती है, इसकी थोड़ी कार्यप्रणाली अलग होती है। मोसफेट एंड जो बीजीटी एनजीटी जो होते हैं ना, वो मैं आपको सिर्फ अर्धचालक वाली अपन चैप्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर्स वाला, उसके अंदर मैं आपको इसको जो है पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मोटर सेमी जो हमारी मशीन होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण स्वचालित मशीन। देखिए ये मशीन इनसे बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। इसमें ना कोई अलग से कोई ट्यूब होता है, ठीक है, बाहर ट्यूब, ना अलग से कोई स्पिनर होता है। इसमें क्या होता है, इस पूर्ण स्वचालित मशीन में, फुली ऑटोमेटिक मशीन में एक ही ड्रम होता है, उसी के अंदर ही पानी भरकर उसी के अंदर ही कपड़ों को धोया जाता है और उसी के अंदर ही उसको सुखा दिया जाता है, ठीक है। वो किस प्रकार से कार्य करती है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें थोड़ी अलग प्रकार की मोटर हम उपयोग आजकल करते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब हम पूर्ण स्वचालित मशीन के बारे में। अब हम बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के बारे में। देखिए फुली ऑटोमेटिक मशीन जो होती है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन की संरचना लगभग सेम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अलग से किसी प्रकार की ना कोई स्पिनर की आवश्यकता होती है, ना ही किसी प्रकार के कोई हमें हाथ उससे लगाने की आवश्यकता होती है। ये स्वयं ही पानी को लेती है, स्वयं ही डिटर्जेंट को मिक्स कर लेती है और स्वयं ही कपड़ों को उसी के अंदर, एक ही टब के अंदर, ये पूरी कार्यप्रणाली सुखाने की और गलाने की, धोने की, सारी प्रक्रिया, निचोड़ने की, सब उसी के अंदर संपूर्ण हो जाती है। उसको हम बोलते हैं फुली ऑटोमेटिक मशीन। ये चित्र भी आप देख लीजिए, ये फुली ऑटोमेटिक मशीन का चित्र है, इसमें सिर्फ एक ही टब होता है, ठीक है। और सेमी जो हमारी मशीनें होती हैं सेमी ऑटोमेटिक, उसमें दो अलग अलग ट्यूब होते हैं, ठीक है, टब होते हैं, धोने का अलग होता है, सुखाने का अलग होता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण स्वचालित मशीन के बारे में। इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसके अंदर जो मोटर होती है वो भी उस प्रकार की जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उससे डिफरेंट होती है, ठीक है। देखिए जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायरल केज प्रकार की कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होती है, ठीक है। इसमें लेकिन उस प्रकार की मोटर नहीं होती है, इसमें होती है मोटर जो होती है वो होती है BLDC, ब्रशलेस डीसी मोटर। इसका भी नाम आपको याद रखना है, कौन सी है ये, ब्रशलेस डीसी मोटर, ठीक है।
देखिए इस मोटर का उपयोग क्यों किया गया, यहाँ पर स्क्वायरल केज का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, ये भी एक सवाल उठता है। इसका मतलब, इसका सवाल का सीधा उत्तर यह है कि भाई स्क्वायरल केज मोटर में हमें वहां पर ब्रश प्लस कम्यूटेटर की आवश्यकता थी। ठीक है, किसकी आवश्यकता थी? कम्यूटेटर की। लेकिन इसमें ना तो हमें ब्रश चाहिए ना ही कम्यूटेटर चाहिए, इसीलिए ये भार में भी हल्की हो जाती है। ठीक है, और इसकी दक्षता भी बहुत अच्छी हो जाती है। बट लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें सबसे पहला देखिए, इस प्रकार की मोटर के संचालन के लिए हमें डीसी की भी आवश्यकता होती है और एसी की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए इसमें ब्रशलेस है, तो ना तो इसमें ब्रश होगा ना कम्यूटेटर होगा। ब्रश का या कम्यूटेटर जो होता है उसका कार्य क्या होता है? परिवर्ती जो हमारी एसी होती है उसको एक दिशा प्रदान करना होता है, यानी कि डीसी में बदलना होता है। कम्यूटेटर जो होता है वो क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, अब स्क्वायरल केज मोटर में कम्यूटेटर था तो वहां पर डीसी में बदला होगा उसको, लेकिन डीसी की आवश्यकता हमें इस मशीन में पड़ती है। ठीक है, क्यों पड़ती है, कहां पड़ती है, कैसे इसको हम बदलेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस प्रकार की जो मोटर होती है, बीएलडीसी प्रकार की मोटर, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, हम एसी इनपुट देते हैं ना, हमारे घर की सप्लाई कौन सी होती है? एसी होती है। सबसे पहले उस एसी को डीसी में बदला जाता है। मोटर का संचालन हम एसी पर ही करेंगे, लेकिन किस प्रकार की एसी पर करेंगे वो आप समझ लीजिए। एसी को सबसे पहले हमने डीसी पर बदला, डीसी को फिर से हम एसी में ही बदलते हैं। बट ये एसी कौन सी होती है? ये एसी होती है कंट्रोल्ड एसी। कौन सी होती है? कंट्रोल्ड, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम कर देते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 50 से 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हम 20 से 30 हर्ट्ज ही रखते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल्ड एसी है और इस मोटर के संचालन के लिए हमें कंट्रोल एसी की ही आवश्यकता होती है, एक अच्छी सीमित एक ही प्रकार की स्पीड को लेने के लिए। ठीक है, इसकी दक्षता को, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इसमें अधिक टॉर्क पैदा करने के लिए हमें कंट्रोल्ड एसी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। इसीलिए सबसे पहले रेक्टिफायर के माध्यम से उस एसी को डीसी में बदला जाता है और फिर दोबारा उस एसी को उस डीसी को एसी में परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि देखिए ये ब्रशलेस है, इसमें किसी प्रकार की कोई डीसी आउटपुट हमें नहीं प्राप्त होता है। डीसी के लिए हमने रेक्टिफायर लगाया, तो रेक्टिफायर में से हम जो होता है पॉइंट निकाल के, जो हमारी जो युक्तियां लगी होती है ना डिवाइसेस, उसके अंदर कई डिवाइसेस ऐसी होती है जो डीसी पर कार्य करती है, इसलिए छोटे रेक्टिफायर वहां पर प्रयोग किए जाते हैं, जिससे हमें वहां पर डीसी भी प्राप्त होती है। और वो डीसी पल्सेंटिंग डीसी जो होती है वो उस पल्सेंटिंग एसी में उसको बदल के हमें कंट्रोल्ड एसी वहां पर प्रदान करती है। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो कार्य सिद्धांत होता है वो किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा वो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एसी जो प्राप्त होती है वो कंट्रोल्ड एसी प्राप्त होती है। ठीक है, जो कि मोटर को चलाने के लिए उपयोगी है। और देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 टू 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, किसकी? एसी की, इसीलिए हमने कंट्रोलिंग एसी प्राप्त की। अब यहाँ पर देखिए ये मोटर आपने देखा होगा, ये आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही प्रकार से घूमती है। ठीक है, इसके अंदर जो डिफ्लेक्टर होता है, जो यहाँ पर एक डिवाइस लगी होती है, वो डिवाइस इसको टाइमर के हिसाब से क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। ठीक है, क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाता है। तो उसको घूमने के लिए हमें एक ही प्रकार की, यानी कि वो तुरंत जैसे रुक जाए और वापस से रिटर्न आ जाए, तो इसके लिए हमें वहां पर पल्सेंटिंग जो एसी होती है या परिवर्तित एसी, कंट्रोलिंग एसी होती है, उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें उस मोटर को चलाने के लिए कुल मिलाकर एसी ये वाली चाहिए होती है, इसलिए हम वहां पर एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलते हैं। इसके बाद में हम ब्रशलेस डीसी की जो कार्यप्रणाली अगर समझ लें, तो ये हमेशा जो होती है एक दिशीय, कौन सी होती है? एक दिशीय मोटर होती है, अगर मैं डायरेक्ट इसको डीसी पर चला दूं तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस मोटर का प्रयोग हम पूर्ण स्वचालित मशीन में करते हैं, कौन सी? बीएलडीसी, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बीएलडीसी की कार्यप्रणाली की। मैं आपको बता दें किस प्रकार की इसमें कार्यप्रणाली होती है। अब हम बात करते हैं विद्युत घंटी के बारे में। ठीक है, देखिए विद्युत घंटी आप सभी ने देखा है, आपके घरों के बाहर लगी रहती है, इसको पुश बटन होती है, उसमें जैसे एक बार दबाते हैं तो वो टिंग टोंग करके बोलती है। ठीक है, उस प्रकार की घंटियां जो होती है ऑफिसों में, घरों में, कहीं भी आपने अधिकतर देखी होगी, उपयोग भी उसको करा होगा। तो उसके अंदर की कार्यप्रणाली किस प्रकार की होती है, संरचना कुछ उसकी इस प्रकार की होती है। ये आप चित्र देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो सिस्टम होता है गोल डिस्क टाइप में, इसको हम गोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोंग, या यही होती है जो मेन घंटी होती है। ठीक है, ये भी एक क्या होता है, ये स्ट्राइकर होता है। क्या होता है? ये स्ट्राइकर इसको बोलते हैं हम, जो इस पर टकराता है। ठीक है, यहाँ पर ये नर्म लोहे की छड़ होती है, नर्म लोहे की छड़ होती है, जिसके ऊपर यहाँ पर ये वाइंडिंग की जाती है। यहाँ पर ये हो गई हमारी पुश बटन। ठीक है, पुश बटन हो गई।
ठीक है, इसको हम फेज के सीरीज में लगा देते हैं और यहाँ पर हमारा एसी वोल्टेज, यहाँ पर इनकमिंग ये वोल्टेज हो गया। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से कार्य करता है ये। देखिए ये है नर्म लोहे की एक छड़, सॉफ्ट आयरन, इसके ऊपर मैंने ये की हुई है वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग की है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर संयोजक पेज बोलते हैं इसको, एडजस्टेबल पेज होता है ये संयोजक पेज, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने ऐसी सप्लाई दी, यानी कि न्यूट्रल और फेज दिया, तो अभी ये सर्किट पूरा नहीं हो रहा ना, यहाँ से तो इसमें फेज पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये खुला है अभी। अब जैसे ही मैं इस पुश बटन को एक बार दबाता हूँ, ध्यान रखना आप, इस पुश बटन को मैं एक बार दबाऊंगा तो यहां से जब सर्किट पूरा हो जाएगा, क्या होगा, यहां से सर्किट पूरा हो जाएगा, तो यानी कि यहां से इसको क्या, जैसे मान के लिए यहाँ पर इसको फेस मिल गया, ठीक है। अब यहाँ जैसे सर्किट पूरा हुआ तो इसके अंदर देखिए यहाँ ये यहाँ से इससे लगा हुआ है ना, यहाँ से इससे चिपका हुआ है, तो सर्किट हमारा यहाँ पूरा हो जाएगा। ये इस प्रकार से सर्किट यहाँ पर पूरा हुआ। तो इस नर्म लोहे की छड़ पर सुपर इनेमल तार, जो तांबे के तार मैंने लगाया है, उससे क्या होगा, एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट उत्पन्न होगा, यानी कि ये जो लोहे की छड़ होगी ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। अब इसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाएगा तो यहाँ पर ये आयरन की, ये भी क्या होती है, ये लोहे की ही छड़ एक लगी होती है यहाँ पर। ये जो आयरन, ये जो नर्म लोहे की छड़ पर बना विद्युत चुंबकत्व है, वो इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। किसको, इस छड़ को। इस छड़ के साथ में ये स्ट्राइकर लगा है। अब जैसे ही ये इसके संपर्क में आ जाएगा तो यहाँ पर ये जैसे ही इससे टकराएगा तो हमें एकदम टन की आवाज आएगी, आती है ना। जैसे ही हमने पुश बटन दबाई, उसको दबाने के बाद इसमें विद्युत चुंबकत्व उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये जो छड़ लगी है लोहे की, ये इसके द्वारा आकर्षित हो जाएगी, ठीक है, और जिससे ये स्ट्राइकर लगा है ये इस घंटी पर चोट करेगा, जिससे हमें यहाँ पर घंटी की आवाज आएगी। अब क्या होगा, जैसे यहाँ से ये नीचे की ओर आएगा तो यहाँ से इसका संपर्क टूट जाएगा, यहाँ से इसका संपर्क टूट गया, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ समय के लिए यहाँ पर, कुछ समय के लिए सप्लाई मैंने दी, अब तुरंत क्या होगा, यहाँ पर इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये छड़ जो है ये नीचे की ओर आ गई, यानी कि इससे चिपक गई है, इससे ये यहाँ पर चिपक गई, ठीक है, ये इससे आकर चिपक गई। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये देखिए सर्किट यहाँ पर अधूरा हो गया, यानी कि सर्किट पूरा नहीं होगा, तो इसका चुंबकत्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो इससे लगी हुई ये जो एक लोहे की स्ट्रिप है, इसके द्वारा ये कसा हुआ रहता है, ये तुरंत अपने स्थान पर वापस ऊपर की ओर पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से इसका संपर्क हट जाएगा और यहाँ से वापस का संपर्क जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, सप्लाई यहाँ से खत्म हो गई तो ये अपने स्थान पर वापस पहुंच जाएगा। फिर दोबारा दबाऊंगा तो फिर आएगा। इसी प्रकार इसको 3 से 4 बार या 1 सेकंड में 15 से 20 बार इस प्रकार दबाऊंगा, तब जाके वो घंटी की आवाज वहां पर आएगी, ठीक है। तो ये जो होता है पूरा विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इस प्रकार की घंटी, देखिए इस प्रकार की घंटी आजकल तो वैसे वर्तमान में बंद हो गई है। अब तो क्या है, म्यूजिकल बहुत ज्यादा गाने वाने बजते हैं उसमें, उस प्रकार से आ गई है, तो वो भी लगभग इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। उसमें भी कुछ इसी प्रकार का मैग्नेटिज्म होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले आपको ये बेसिक है, ये बेसिक विद्युत घंटी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हम बात कर लेते हैं अब बजर के बारे में। देखिए घंटी और बजर दोनों है एक ही चीज, दोनों पुकार घंटी ही है, किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए या इशारा करने के लिए कि हाँ घंटी बज गई है भैया, मुझे अंदर या बाहर जाना है। तो देखिए घंटी का उपयोग हम अधिकतर घरों में भी उपयोग कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास सप्लाई उपयोग होती है। ये बजर का प्रयोग जो होता है वो अधिकतर ऑफिस वगैरह, एक कमरे से दूसरे कमरे से किसी व्यक्ति को बुलाने, या बाहर बैठे हुए चौकीदार गार्ड किसी को बुलाने के लिए ऑफिस के अंदर, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा सिद्धांत इसका अलग होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है, विद्युत घंटी में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये यहाँ पर जो पत्ती उसमें छड़ लगी होती है वो चुंबकित होती है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें यहाँ पर नर्म लोहे की छड़ इसमें भी लगी है, इसके ऊपर वाइंडिंग है कॉपर के वायर की, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो छड़ होती है ये छड़ कार्य करती है किस सिद्धांत पर, कंपन के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर, कंपन, यानी कि वाइब्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है। और ये फ्रीक्वेंसी, विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके आधार पर इसका कंपन होता है। एक कंपन मैंने आपको बताया था माइक्रोवेव के अंदर कंपन सिद्धांत पढ़ाया था, तो वही सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। यहाँ पर जैसे ही 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा, कितने हर्ट्ज होता है विद्युत धारा, 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा में इस एसी स्रोत के माध्यम से पुश बटन को जैसे ही एक बार दबाता हूं यहाँ पर, तो 1 सेकंड के लिए अगर मान के चलिए मैंने इसको दबा के रखा, तो ये 50 हर्ट्ज यानी कि
50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये इससे चुंबकित होता है, यहाँ पर विद्युत चुंबकत्व हो गया। ये भी लोहे की छड़ होती है, ये भी लोहे की छड़ होती है, तो ये तो चुंबकित हो गई, लेकिन ये अभी क्या है, ये भी चुंबकित है, तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और एक सेकंड में जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये जो बजर होता है, ये बजर 50 बार इतना कंपन करता है कि उसके कंपन की आवाज हम इस एक कमरे से दूसरे कमरे में सुन सकते हैं। यानी कि हम समझ जाते हैं कि ये पुश बटन किसी ने दबा दिया है, यानी कि कोई व्यक्ति हमें यहाँ पर बुला रहा है। सिर्फ इतना ही अंतर यहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए, इनको हम एसी और डीसी दोनों से प्रचालित कर सकते हैं। विद्युत घंटी को भी हम डीसी से प्रचालित कर सकते हैं, बजर को भी हम डीसी स्रोत के माध्यम से प्रचालित कर सकते हैं। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है, एसी विद्युत धारा उपस्थित होती है, इसीलिए हम इसको परमानेंट यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा बजर। चलिए, अगली युक्ति हमारी जो आती है वो आती है हमारी इमरजेंसी लाइट। देखिए, इमरजेंसी लाइट आपने याद हो आपको, तो अपन जब लाइट जाती है तो हमारे घरों में इमरजेंसी लाइट लेके आते हैं। वो एलईडी भी हो सकती है, एक बल्ब के रूप में, एक ट्यूबलाइट के रूप में भी वो हो सकती है, ठीक है, जो कि कम वोल्टेज की होती है, बहुत ही कम वोल्टेज में वो कार्य करती है। देखिए, इमरजेंसी लाइट का ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है। इसमें क्या चीज होती है और कैसे वो कार्य करता है, ठीक है। उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि लाइट जाने के बाद वो चालू हो जाती है। उसको कैसे पता कि लाइट चली गई है, अब मुझे चालू होना है, क्या उसमें डिवाइस लगी होती है, किस प्रकार का उसकी कार्य प्रणाली होती है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये एक ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है ये दिख रहा है, ये एक ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जब मैं यहाँ से इसको 230 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ, सिंगल फेज सप्लाई जब मैं इस एलईडी को देता हूं, तो यहाँ पर जब ये स्विच को मैं बंद करता हूं, ठीक है, स्विच मैंने यहाँ चालू किया, तब ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये 230 वोल्ट की इनपुट को घटा करके 6 वोल्ट कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के विषय में हमारा अगला चैप्टर जो होने वाला है वो ट्रांसफार्मर का ही होने वाला है। वहां में आपको स्टेप डाउन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, बहुत सारा तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके बारे में हम वहां पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये वोल्टेज को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इसके करने के बाद में ये जो आपको दिख रही है ये एक युक्ति होती है, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर। ये कौन सा रेक्टिफायर है? इसको बोलते हैं फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर। कौन सा? ये होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर जब ये सप्लाई 6 वोल्ट की हो जाती है, तो ये 6 वोल्ट की सप्लाई जो एसी है उसको रेक्टिफायर वाले परिपथ में ये ट्रांसफार्मर भेजता है। इसके बाद में ये जो होता है, यहां तक तो हमारी क्या आती है, एसी आती है, ठीक है, लेकिन जो आउटपुट निकलता है वो हमारा डीसी निकलता है। कितना वोल्ट? 6 वोल्ट। अब यहाँ पर ये डीसी बन गई। अब ये यहाँ पर जब ये रेक्टिफायर इस वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित कर देगा, ये रेक्टिफायर उस वोल्टेज को कहाँ भेजेगा? सीधा बैटरी में। यहाँ पर ये 6 वोल्ट की हमारी बैटरी लगी है, क्या लगी है? ये 6 वोल्ट की यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है। ये इसको चार्जिंग के लिए भेजता रहेगा, ठीक है। इसमें एक एसी डिवाइस लगी होती है यहाँ पर कि ये जब फुल चार्ज हो जाता है तो ऑटो कट भी हो जाता है फुल चार्ज होने के बाद, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक समझ में आया आपको? इस ट्रांसफार्मर ने 230 वोल्ट को 6 वोल्ट किया, इस रेक्टिफायर ने उस 6 वोल्ट की एसी को 6 वोल्ट की डीसी में परिवर्तित कर दिया। इस रेक्टिफायर ने वो जो डीसी वोल्टेज था वो कहाँ भेज दिया? वो भेज दिया इस बैटरी को चार्ज होने के लिए, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आती है अगली प्रक्रिया हमारी। अब क्या हुआ? लाइट चली गई, पावर कट हो गया, ठीक है, पावर कट हो गया। तो अब क्या होगा? जब पावर कट हो जाएगा तो उसके बाद में यहां पर ये लगी रहती है रिले। क्या लगी है यहाँ पर? ये लगी है रिले, ठीक है। और रिले चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। जब ये बैटरी चार्ज हो रही होती है या इसमें ऐसी सप्लाई होती है, तब ये क्या होती है? ये इसके स्विच खुला हुआ रहता है। क्या रहता है? खुला रहता है, ठीक है। जैसे ही सप्लाई हमारी जाती है, ये बैटरी इसको सप्लाई देती है, किसको? इस रिले को, जिससे ये मैग्नेटिक सिद्धांत पर कार्य करती है रिले, ठीक है। तो ये इस यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को ये अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और यहाँ पर ये स्विच चालू हो जाता है, जिससे ये पूरा जो वोल्टेज होता है ये इस वाले लैंप में आ जाता है, जिससे ये लैंप
ऑन हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, यहाँ पर दो इसमें स्विच होते हैं। ये हो गया रिले हमारा, ये बैटरी इस रिले को संचालित करती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 स्टेप में हमारी ये जो एलईडी लगी हुई है 6 वोल्ट की वो चालू होती है। सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर को 230 वोल्ट को 6 वोल्ट किया, उस 6 वोल्ट को ब्रिज रेक्टिफायर से गुजारा जिससे वो डीसी बन गया। 6 वोल्ट की डीसी को हमने बैटरी में भेजा जिससे वो बैटरी चार्ज हुई। उस बैटरी ने ये रिले उस जब सप्लाई चली गई हमारी, उसके बाद इस बैटरी ने इस रिले को सप्लाई दी, ये रिले क्लोज हुई जिससे कि हमारा ये बल्ब चालू हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये गया है, ये इस रिले से कांटेक्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे सप्लाई जाती है ये जो स्विच होता है ये कनेक्ट हो जाता है और यहाँ से हमारी बैटरी के माध्यम से, यहाँ से इसको प्लस मिल ही रहा है, यहाँ से इसको माइनस भी मिल जाएगा और ये लैंप हमारा यहाँ पर चालू हो जाएगा। तो जो भी हमारी एलईडी लाइट होती है ना, जिसे हम मार्केट में आज लेके आते हैं, उनके अंदर भी छोटी छोटी आप देखो प्लेट लगी होती है, उसके अंदर ये ट्रांसफार्मर भी होता है, रेक्टिफायर भी होता है, लैंप तो है, बैटरी सिस्टम भी उसके अंदर होता है। ठीक है, वहां पर एक स्टोरेज बैटरी टाइप में होता है जो कि उसको स्टोर रखता है, वो स्वयं में अपने आप में एक बैटरी होता है। ठीक है, तो आप ये मत भूलिएगा, सिद्धांत सभी का यही रहता है, उसमें कुछ अलग सा नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा, पहले हम लोग मैनुअली उसको बनाते थे, लेकिन अब इसको बहुत छोटा सा रूप एक दे दिया गया है बैटरी, क्योंकि देखिए उसमें चार्जिंग करने के लिए कुछ तो होगी, मोबाइल चार्ज करते हैं, कुछ भी चीज चार्ज करते हैं, तो बैटरी तो है उसके अंदर, तो यहाँ पर बिना बैटरी के कैसे वो बल्ब चार्ज होगा, नहीं होगा ना, इसीलिए उसमें बैटरी का होना आवश्यक है और उसके अंदर बैटरी होती है। ठीक है, कभी भी आप अगर देखना खोल के तो उसके अंदर बैटरी होती है, थोड़ी सी छोटे आकार में होती है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस हिसाब से उसको वहां पर फिट किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए, यहाँ पर देखिए ये अपने 4 स्टेप में अपनी ये इमरजेंसी लाइट कार्य करती है। इस चैप्टर में लगभग हमने जो भी हमारे जो डिवाइसेस थी, जो भी हमारी लाइटें हमने पढ़ी, उपकरण पढ़े, वैद्युतिक उपकरण, वो लगभग यहाँ पर पूरे हो गए हैं। थोड़ी सी एक बात मैं और आपसे चर्चा करना चाहता हूँ एक विषय में, कि बहुत से लोग क्या होते हैं, अर्थ और न्यूट्रल दोनों में कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूज होते हैं बहुत ज्यादा कि क्या न्यूट्रल और फेस एक ही होता है। नहीं, न्यूट्रल और फेस एक नहीं होता है, न्यूट्रल और फेस दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। देखिए किस प्रकार से, न्यूट्रल जो होता है, जब हम यहाँ पर 3 फेज की जो वाइंडिंग करते हैं ना, देखिए जब 3 फेज की वाइंडिंग यहाँ पर होती है इस प्रकार से, तो जब 3 फेज की वाइंडिंग में एक स्टार पॉइंट निकलता है यहाँ पर, जहां पर इन तीनों वाइंडिंगों को मिलाया जाता है, वहां से एक न्यूट्रल पॉइंट हमारा निकलता है। क्या निकलता है? न्यूट्रल पॉइंट निकलता है, जिसके माध्यम से हम सिंगल फेज और 3 फेज 2 फेज सप्लाई हम वहां पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रल क्या होता है, एक अलग चीज होती है। अर्थ जो होता है, जो अर्थ हम उपयोग करते हैं, वो हमारी अगर कोई मशीन यहाँ पर रखी है तो उस मशीन को यहाँ पर अर्थ किया जाता है, जिससे क्या होता है, इस मशीन में जो लीकेज करंट होता है वो जमीन में जाने के लिए होता है, यानी कि मानव और जीवों की सुरक्षा के लिए हम अर्थ का उपयोग करते हैं, ना कि घरों की लाइट जलाने के लिए। ठीक है, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अर्थ लगा करके उसी से ही घर की लाइट जलाते हैं, जो कि बेहद खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो न्यूट्रल होता है वो मेरे को पता है, यहाँ पर जो वाइंडिंग होती है, जहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर रखे होते हैं ना बड़े बड़े, जहाँ पर डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर या स्टार स्टार ट्रांसफार्मर, जो कि कहाँ होते हैं, हमारे पावर हाउस में होते हैं, वहां पर दोनों तरफ स्टार कनेक्शन होते हैं, जिसमें से एक पॉइंट यहाँ पर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है वहां पर एक पॉइंट अर्थिंग का भी निकाला जाता है। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 3 फेज सप्लाई आती है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डेल्टा स्टार कनेक्शन होते हैं, इस स्टार कनेक्शन में से एक न्यूट्रल का तार भी यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रल आप ध्यान रखना, जो घरों की लाइट होती है उसके द्वारा यहाँ पर 230 वोल्ट, किन्हीं भी दो न्यूट्रल और फेज के बीच में 230 वोल्ट सप्लाई देने के लिए यहाँ पर न्यूट्रल का निकलना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, जिससे कि हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों प्रकार की सप्लाई यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, अर्थ होता है मशीनों की सुरक्षा, साथ में मानव या जीवों की सुरक्षा के लिए अर्थिंग का उपयोग करते हैं, इसलिए अर्थ और न्यूट्रल दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ये चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो बाकी ये जो चैप्टर था हमारा, इस चैप्टर में लगभग हमारे सभी चीज कंप्लीट हमने कवर कर ली है। तो ये दोनों पार्ट है हमारा, पहला पार्ट जो है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल में, ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट की लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, तो डायरेक्ट आप वहां पर उस चैनल पर उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जिसमें जो हमने दोनों पार्ट ये विद्युत उपकरण के पढ़े हैं, इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का, एक क्वेश्चन आंसर का एक पूरा सेट में आपके सामने लेकर के आऊंगा। उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें से बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा।
जो चैप्टर हम अभी तक पढ़ चुके हैं उन सभी चैप्टरों की प्रश्नोत्तरी मैंने अपलोड की हुई है। चाहे तो अगर समय ना हो, एग्जाम अगर नजदीक हो, तो आप उन सभी प्रश्नोत्तरी को अच्छे से एक बार देख लीजिए, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन पक्का वहां पर 100% गारंटी के साथ हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो में एक नए दोस्त के साथ। तब तक के आप पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भारत, जय हिंद।